हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेष्ठ क्लासेस चैनल से विशाल मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला में दूसरी पॉलिटी की सीरीज़, जो आने वाले एसटेट, यूपी टेट, सी टेट, रीट, यू टेट, सुपर टेट आदि सभी प्रकार के टेट एग्ज़ाम्स एवं सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ दोस्तों बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। साथ ही साथ मेरा यह भी जानना जरूरी होगा कि आप सभी को यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पसंद आई अथवा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है जिसकी आबादी से अधिक नहीं हो। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, 10 लाख, दूसरा 20 लाख, तीसरा 30 लाख या चौथा 40 लाख। जल्दी बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। दूसरा ऑप्शन आपका 20 लाख बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, राजकुमारी अमृत कौर, दूसरा विजय लक्ष्मी पंडित, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल या चौथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका राजकुमारी अमृत कौर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं। राजकुमारी बीबी जी अमृत कौर 2 फरवरी 1889 से 6 फरवरी 1964 तक एक भारतीय कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थीं। उन्हें 1947 में भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर, जो कब से कब तक थी, 2 फरवरी 1989 से 6 फरवरी 1964। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र को हुआ, कब हुआ दोस्तों बताइए। 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950 या 31 जनवरी 1950। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस सत्र में हुआ, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। दूसरा ऑप्शन आपका 28 जनवरी 1950 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को सुबह 9:45 पे इसका उद्घाटन हुआ, जब न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपना स्थान ग्रहण किया। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 28 जनवरी 1950। ठीक है, समझ में आई बात। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों KM मुंशी, दूसरा गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा BN राव या चौथा BR अम्बेडकर। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में
सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका BN राव बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। BN राव एक विधिवेत्ता थे और उन्हें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। BN राव ने संविधान का मूल प्रारूप तैयार किया। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग, दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तीसरा नीति आयोग या चौथा वित्त आयोग। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें? निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नीति आयोग आपका एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बाकी चुनाव आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं वित्त आयोग, ये तीनों जो है संवैधानिक निकाय हैं। नीति आयोग आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। नीति आयोग पूर्व योजना आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, को कभी भी संसद के अधिनियम के रूप में पारित नहीं किया गया है और ना ही संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख किया गया है, और इस प्रकार यह निश्चित रूप से ना तो एक वैधानिक है और ना ही एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, किस वर्ष भारत के केंद्रीय बजट में पहला लिंग बजट विवरण शामिल किया गया था? पहला ऑप्शन की देखिए दोस्तों, 2010 से 11 या 2007 से 8 या 2005 से 6 या 2001 से 2। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपको सही होगा? किस वर्ष भारत के केंद्रीय बजट में पहला लिंग बजट विवरण शामिल किया गया था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब, तीसरा ऑप्शन आपका 2005 से 6 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। वित्त मंत्रालय हर साल बजट सर्कुलर जारी करता है। हालांकि एक जेंडर बजट स्टेटमेंट, जिसे स्टेटमेंट 20 के नाम से जाना जाता है, को वर्ष 2005-6 में केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? स्टेटमेंट 20। ठीक है, समझ में आई बात? चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। सातवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्त को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, सूक्ष्म चुनाव, दूसरा त्रिचुनाव, तीसरा उपचुनाव या चौथा परिषद चुनाव। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्त को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म चुनाव, त्रिचुनाव, उपचुनाव या परिषद चुनाव। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका उपचुनाव बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। उपचुनाव, जिसे भारत में उपचुनाव के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा चुनाव है जिसका उपयोग कार्यालय में एक पद को भरने के लिए किया जाता है जो आम चुनावों के दौरान खाली हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। आठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं, कौन है दोस्तों? इंदिरा गांधी, दूसरा
निर्मला सीतारमण, तीसरा सरोजिनी नायडू या चौथा मेनका गांधी। जल्दी बताइए दोस्तों, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं कौन है दोस्तों, बताइए जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका निर्मला सीतारमण जी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 31 मई 2019 को निर्मला सीतारमण को केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। वह भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 9th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों 1965, दूसरा 1960, तीसरा 1955, ये चौथा 1952। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका 1955 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों, भारत के नागरिक के रूप में किसी भी व्यक्ति का सम्मान भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 द्वारा शासित होता है। इस मामले से संबंधित कानून नागरिकता अधिनियम है, जिसे 195 में पारित किया गया। ठीक है, 1995 में पारित किया गया। ठीक है, गया था। और 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 के नागरिकता अधिनियमों द्वारा संशोधित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा 1955। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 1955। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। 10th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों 1945, दूसरा 1949, तीसरा 1951 या चौथा 1955। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों 1951 में। इसके बाद थोड़ा लेते हैं दोस्तों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के चुनाव के संचालन के लिए उनकी सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता प्रदान करता है। ऐसे चुनावों में या उनके संबंध में सदनों, भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराध और ऐसे चुनावों के संबंध में या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले संदेहों और विवादों का निर्णय करता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा 1951। ठीक है, समझ में आई बात दोस्तों। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 11th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का अधिकार किस मामले के कारण बरकरार किया गया था। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। एन नागराज बनाम BOI, दूसरा मेनका गांधी बनाम BOI केस, तीसरा ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम, चौथा केस शंकरी प्रसाद केस। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर, आपका तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। 1985 में 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम ने भारतीय संविधान के जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21
अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका के अधिकार को बरकरार रखने का फैसला किया। पीठ का गठन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होएगा? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 12वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। किस प्रकार की सरकार में शासकों को सीधे देश के लोगों के द्वारा चुना जाता है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, गणतांत्रिक, दूसरा लोकतांत्रिक, तीसरा तानाशाही या चौथा निरंकुश। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? किस प्रकार की सरकार में शासकों को सीधे देश के लोगों के द्वारा चुना जाता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका लोकतांत्रिक बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके हम थोड़ा आन लेते हैं दोस्तों। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। ठीक है, एक ऐसी प्रणाली है जिसमें देश की सरकार या उनके प्रतिनिधि सीधे देश के नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं और एक शासी निकाय बनाते हैं, जैसे कि संसद है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन राइट होएगा आपका? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 13वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। लोकसभा का पहला उप स्पीकर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, वी नरहरि राव, दूसरा विट्ठल भाई जे पटेल, तीसरा जीवी मावलंकर या चौथा एम अनंथा सयानम अयंगर। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों, चौथा ना ऑप्शन आपका एम अनंत सयनम अयंगार आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे, ये कब से कब तक थे? 30 मई 1952 से 7 मार्च 1956 तक। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होएगा? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 14वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। वरीयता क्रम के अनुसार निम्न में से किसे उच्चतम औपचारिक प्रोटोकॉल प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, केंद्र के कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्यसभा के उपाध्यक्ष, तीसरा भारत रत्न से संबंधित व्यक्ति या चौथा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होएगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट होएगा आपका? बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होएगा। ठीक है, केंद्र के कैबिनेट मंत्री। इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। वरीयता क्रम वह प्रोटोकॉल सूची है जिसमें भारत सरकार में अधिकारियों और पदाधिकारियों को उनके पद और कार्यालय के अनुसार सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात? तो कौन सा ऑप्शन राइट होएगा आपका? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 15वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। रामविलास पासवान किस दल के अध्यक्ष हैं? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, लोक जनशक्ति पार्टी, दूसरा समाजवादी पार्टी, तीसरा बहुजन समाज पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। है कीजिएगा, यहाँ पे थे हो जाएगा दोस्तों, और वो फिलहाल नहीं है हमारे बीच। तो कौन सा ऑप्शन राइट होएगा आपका, बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होएगा, लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, रामविलास पासवान भारतीय राजनेता और सरकारी अधिकारी हैं, मतलब थे, जो लंबे समय से राष्ट्रीय सांसद थे और बिहार राज्य पूर्व भारत में एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल लोक जनशक्ति पार्टी, जिसको LJP के नाम से भी जाना जाता है, के संस्थापक थे और लंबे समय तक वो नेता थे।
ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 16वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के 108 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित पहला प्रस्ताव लाया गया था? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, 1996, दूसरा 1991, तीसरा 1984 या चौथा 1978। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के 108 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित पहला प्रस्ताव लाया गया था? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, 1991 में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वीर स्वामी रामास्वामी भारत के वीर स्वामी रामास्वामी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और पहले न्यायाधीश ये थे जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में निष्कासन की कार्यवाही शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 17वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी नीतियां होती हैं? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, 4, दूसरा 3, तीसरा 2 या चौथा 1। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी नीतियां होती हैं? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा यहाँ लेते हैं दोस्तों। अनिवार्य रूप से संघवाद नीतियों के 2 सेटों को समायोजित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है, एक क्षेत्रीय स्तर पर और दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था भी है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। जनवरी 2020 तक राज्यसभा की अधिकतम सीटें हैं, मतलब थी जनवरी 2020 तक राज्यसभा की अधिकतम सीटें थी। पहला देखिए कहाँ थी, उत्तर प्रदेश में, दूसरा महाराष्ट्र में, तीसरा तमिलनाडु में या चौथा कर्नाटक में। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा यहाँ लेते हैं दोस्तों। राज्यसभा जिसका अर्थ है राज्यों की परिषद, राज्यों की परिषद, राज्यों की परिषद भारत की संसद का ऊपरी सदन है। ये उच्च सदन है, ऊपरी सदन है ये। उत्तर प्रदेश राज्य 31 सदस्यों का चुनाव करता है। ठीक है दोस्तों, और वे अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश के राज्य विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। कितने साल के लिए दोस्तों? 6 साल के लिए, 6 वर्षों के लिए जाते हैं। और ये 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 19वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। फरवरी 2020 तक लोकसभा में उत्तर प्रदेश राज्य के कितने सदस्य थे? ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों 80, दूसरा 62, तीसरा 48 या चौथा 39। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फरवरी 2020 तक लोकसभा में उत्तर प्रदेश राज्य के कितने सदस्य थे?
80, 62, 48 या 39? जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका 80 बिल्कुल राइट होगा, 80। ठीक है, फरवरी 2020 तक 80 सदस्य लोकसभा में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात? चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। निम्नलिखित राज्यों में से लोकसभा में किसका सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा तमिलनाडु या चौथा आंध्र प्रदेश? जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। लोकसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। भारत के संविधान में उल्लिखित लोकसभा का अधिकतम आकार 550 सदस्य है, जिसमें 530 सदस्य भारत के राज्यों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर करते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होएगा? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 21वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। राजस्थान में कितनी लोकसभा क्षेत्र हैं? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों 30, दूसरा 28, तीसरा 25 या चौथा 20? जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होएगा? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होएगा। राजस्थान में 25 लोकसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 22वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, दूसरा भारत के राष्ट्रपति, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति, या चौथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति? जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति। तीसरा ऑप्शन, सॉरी दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को पद धारण करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात? भारत के अगले मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत के निर्वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश मांगी जाती है। इसी प्रकार इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन राइट होएगा आपका? तीसरा ऑप्शन आपका राइट होएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 23वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। बांग्लादेश से तक पाकिस्तान का एक भाग था। बांग्लादेश कब से कब तक पाकिस्तान का एक भाग था, इसमें बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों 1947 से 1989, दूसरा 1947 से 1971, तीसरा 1947 से 1962 या चौथा 1947 से 1958? जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका 1947 से 1971 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। बांग्लादेश 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। 1947 में भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान का गठन किया गया था।
इसलिए अलग होने के बाद बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और 1971 में बांग्लादेश आखिरकार पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वायत्त देश बन गया। ठीक है दोस्तों, 1971 में अलग होकर पाकिस्तान से यह एक स्वायत्त देश बन गया। भारत ने बांग्लादेश को एक स्वायत्त राज्य बनने में भी मदद की। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 24वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या करा। 1975 में की रात को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की थी। कब की थी दोस्तों बताइए? 1 जुलाई 1975 को, 25 जून 1975 को, 22 मई 1975 को या 1 जून 1975 को? जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका 25 जून 1975 को की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, उस समय जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद थोड़ा और जान लेते हैं दोस्तों। भारत का तीसरा आपातकाल 25 जून 1975 थर्ड इमरजेंसी जो लगी दोस्तों 25 जून 1975 को की मध्यरात्रि में शुरू हुआ और इस आंतरिक मार्च 1977 के 21 तक बढ़ा दिया गया। आपातकाल का मुख्य कारण अशांति थी। भारत का पहला आपातकाल दोस्तों 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक। ठीक है, भारत चीन युद्ध जब हुआ तब हुआ था दोस्तों। भारत और चीन युद्ध के समय 3 से 17 दिसंबर 1971 तक भारत पाकिस्तान के दौरान दूसरा आपातकाल था। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन राइट होएगा आपका? दूसरा 25 जून आपका बिल्कुल राइट होएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। मंडामस रिट का क्या अर्थ है? जल्दी बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, यू हैव द बॉडी। दूसरा, हम आज्ञा देते हैं। तीसरा, प्रमाणित किया जाता है। या चौथा, वारंट किसके द्वारा? जल्दी बताइए दोस्तों, मंडामस रिट का क्या अर्थ है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका हम आज्ञा देते हैं बिल्कुल राइट होएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। परमादेश की एक रिट जिसका अर्थ है हम आज्ञा देते हैं यानी हम आदेश देते हैं, एक न्यायिक उपाय है और एक निचली अदालत या एक सरकारी अधिकारी को अनिवार्य या विशुद्ध रूप से मंत्री स्तरीय कर्तव्यों को सही ढंग से करने के लिए मजबूर करने के लिए एक बेहतर अदालत द्वारा जारी किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होएगा आपका? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होएगा। समझ में आई बात दोस्तों? तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कैसी लगी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।